Hello, in this video we are going to see discovery of proton. Previously हमने देखा था discovery of electron और cathode rays. इस टॉपिक को discovery of proton, discovery of canal rays और discovery of cathode rays भी कहा जाता है. देखो लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी थी और प्रोटॉन इसलिए नहीं डिस्कवर हुआ था क्योंकि प्रोटॉन यहाँ से पास ही नहीं हो पाता, और पास नहीं होता तो यहाँ पे स्ट्राइक भी नहीं होता जिंक सल्फाइड के ऊपर. इस वजह से विलियम क्रूक प्रोटॉन को देख ही नहीं पाए थे. तो अब वही सेम एक्सपेरिमेंट होता है, डिस्चार्ज ट्यूब को ही इस्तेमाल किया जाता है एक बार और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए. लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए ये किया किसने था. देखो पहले प्रोटॉन पास नहीं हो पाता कैथोड रे से, इसीलिए फर्स्ट वाले जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया हमने, तब हम प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं कर पाए क्योंकि वो गुजरा ही नहीं कैथोड से. उसके बाद आया एक और साइंटिस्ट गोल्डस्टीन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पे इन्होंने कैथोड के अंदर होल्स कर दिए. ठीक है, अब जब कैथोड के अंदर होल्स कर दिए यानी कि परफोरेशंस कर दी, तो ये जो प्रोटॉन है ये आसानी से कैथोड से गुजर जाता है. जब ये यहाँ से गुजरेगा तो ऑफकोर्स जिंक सल्फाइड के पास स्ट्राइक होगा, और स्ट्राइक होगा तो यहाँ पे फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस होती है. लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं वो कहती हैं कि गोल्डस्टीन ने ये एक बहुत मिसलेनियस सा एक्सपेरिमेंट था. बहुत सारी थ्योरीज कहती हैं कि गोल्डस्टीन के पास कैथोड नहीं थी, तो उन्होंने जो है वो अपनी सिंक की क्या कहते हैं उसे, अपनी सिंक की जो प्लेट होती है, परफोरेटेड प्लेट नहीं होती सिंक के बॉटम के, वो उन्होंने उठा के यहाँ पे लगा दी थी. तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हाँ गोल्डस्टीन ने एक परफोरेटेड कैथोड ही लिया था. अब क्यों लिया था नोबडी नोज परफेक्टली. खैर, लेकिन बहुत अच्छी बात है प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी इससे. तो गोल्डस्टीन ने क्या किया था, इन्होंने फ़र्क एक्सपेरिमेंट में यही था, यहाँ इस वाले सेटअप और इस वाले सेटअप के अंदर यही फ़र्क था कि यहाँ पे गोल्डस्टीन ने एक परफोरेटेड कैथोड लिया था और यहाँ पे कैथोड जो थी वो परफोरेटेड नहीं थी, जिसकी वजह से प्रोटॉन गुजर ही नहीं पाए थे. खैर, उसके बाद प्रोटॉन पास्ट कैथोड और शाइनिंग होती है. ठीक है, क्योंकि परफोरेशन थी, बाकी पूरा सेटअप सेम है, वही है, वही चीज़ होती है. लो प्रेशर होता है, हाई वोल्टेज होता है, यहाँ पे एनोड लगी हुई है, यहाँ पे कैथोड लगी हुई है, और यहाँ से एनोड से निकलती है ये रेस और कैथोड की तरफ जाती हैं, इसीलिए इन्हें एनोड रेस कहते हैं. सही है. और एक और चीज़, इन्हें कैनाल रेस भी कहा जाता है क्योंकि ये जो होल है इन्हें कैनाल्स कहा गया था, और इसीलिए क्योंकि ये इनसे गुजर रही हैं तो इन्हें कैनाल रेस कहा जाता है. अच्छा, अब इन्हें एनोड रेस कहा जाता है. प्रोटॉन, अब ये तो बाद में पता लगा था, जैसे पहले हुआ था ना कैथोड रेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जैसे थॉमसन ने बताया. अब यहाँ पे भी ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि प्रोटॉन है एनोड रेस के अंदर. उन्होंने कहा यहाँ से रेस निकल रही है और इन रेस को उन्होंने कह दिया कैनाल रेस या फिर एनोड रेस. ठीक है, लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड, जिन्होंने बताया कि इसके अंदर प्रोटॉन होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं क्योंकि इनके अंदर एक मटेरियल पार्टिकल होता है जिसे प्रोटॉन कहा था इन्होंने. अच्छा, तो इसकी कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं, सेम ही है प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट. कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑपोजिट होती है कैथोड रेज और एनोड रेज की. पहले तो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है, वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल कर रही थी. ये ओरिजिनेट होती हैं एनोड से और जाती हैं टूवर्ड्स कैथोड. ठीक है, इनके पास भी मटेरियल पार्टिकल होता है, इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये भी पैडल व्हील को रोटेट करती हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल प्रेशर लगता है. ठीक है, प्रोटॉन है ना इसके अंदर भी, प्रोटॉन है तो ऑफकोर्स मटेरियल पार्टिकल है, इस वजह से जब वो पैडल व्हील के ऊपर जाएगा तो वो मूव करेगा, रोटेट करेगा. अच्छा, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, वहाँ पे E/m रेशो यानी कि कैथोड रेस का E/m रेशो क्या था, सेम था रिगार्डलेस ऑफ गैस. कोई भी गैस आप फिल करो, लेकिन यहाँ पे जो E/m रेशो है ये डिपेंड करता है गैस के ऊपर. क्यों, सवाल है क्यों, वाई द E/m रेशो यानी कि चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एनोड रेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस. वो इसलिए, देखो
समझ लो ये हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे है आपके पास आपका न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन। अब जब एनर्जी यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया शेल से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कहाँ जाता है, एनोड की तरफ, ठीक है, और इसे हम लोग कैथोड रेस कहते हैं। बाकी पीछे बच गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आसानी से नहीं टूटता, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या सिर्फ प्रोटॉन होता है, नहीं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, जिसकी वजह से अब देखो इलेक्ट्रॉन अकेला इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है यहाँ पे, ठीक है, और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हर इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, इसीलिए कैथोड रेस का E/m रेशियो सेम होता है सबका, ठीक है। लेकिन जब एनोड रेस की बात आती है, एनोड रेस के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस ट्रैवल कर रहा है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, और हर एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, सही है। जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन है, सही है, और कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन्स हैं, सही है। तो हर गैस के न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इसी वजह से इनका E/m रेशियो डिफरेंट होता है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि किस गैस का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा E/m रेशियो होता है, विच गैस हैव द हाइएस्ट E/m रेशियो ऑफ एनोड रेस, ठीक है। एनोड रेस आपको स्पेसिफाई करेगा ऑफ कोर्स। अगर पूछे कैथोड रेस और ऑप्शन दे दे हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड नियॉन, बताओ किस गैस का E/m रेशियो फॉर कैथोड रेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे आंसर होगा नन, क्योंकि या फिर ऑल, जो भी समझ लो, डी ऑप्शन ऑल है या फिर नन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन सब का E/m रेशियो सेम होगा, क्योंकि कैथोड रेस की बात हो रही है ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछे हाइड्रोजन, क्लोरीन, नियॉन और कोई भी गैस ले लो, नाइट्रोजन, और अगर आपसे पूछे कि किसका E/m रेशियो ज़्यादा है एनोड रेस का, एनोड रेस का दोनों का, चारों का डिफरेंट होगा, लेकिन ज़्यादा किसका होगा, देखो चार्ज और मास। अब मास तो हर किसी का डिफरेंट होता है, ठीक है, और जितना कम मास होगा, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर जितनी कम वैल्यू आएगी, तो जो आंसर होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे समझते हैं दोबारा से। अब हाइड्रोजन है, उसका हाइड्रोजन का मास क्या होगा, 1 होगा, और डिनोमिनेटर के अंदर अगर कुछ भी रखो, फॉर एग्जांपल 1 रखा मैंने, ठीक है, +1 उसका चार्ज हो गया, यहाँ पे आंसर आएगा 1। दूसरी गैसेस का करके देखो, आपको कैलकुलेशन से पता लग जाएगा, E/m रेशियो पर आसानी से निकाल सकते हो, चार्ज रखो, उनका मास रखो, ठीक है। अब सबसे कम मास होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, तो 1 होता है, 1 से छोटी वैल्यू नहीं होगी, तो इसी वजह से हाइड्रोजन गैस ऐसी गैस है जिसका E/m रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे why E/m रेशियो ऑफ एनोड रेस इज़ डिफरेंट फॉर एवरी गैस अनलाइक कैथोड रेस, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ एक्सप्लेन की गई है, अगर आपको लिखना है, अगर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, लेकिन ये जो प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस की फॉर्म के अंदर जा रहा है, जब शेल देख रही न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये सिंगल प्रोटॉन नहीं है, न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन कि हाईएस्ट E/m रेशियो किसका होगा, इसका या फिर इनका, तो आंसर होगा हाइड्रोजन का, क्योंकि ये जो देखो E/m रेशियो है ना, डिनोमिनेटर के अंदर जितनी कम वैल्यू होगी उतना E/m रेशियो ज़्यादा होगा, सही है। बाकी ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं एनोड रेस की, और यही थी एनोड रेस की डिस्कवरी। रदरफोर्ड ने फिर बताया कि अच्छा, ये जो मटेरियल पार्टिकल है, देखो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बताई थी रदरफोर्ड ने, जैसे कि इलेक्ट्रॉन के अंदर हुआ था, एनोड रेस की प्रॉपर्टीज़ बताई थी जे थॉमसन ने, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रूज ने। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, प्रोटॉन का जो कंसेप्ट दिया वो रदरफोर्ड ने दिया कि भाई जो ये एनोड रेस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऐसे ही नहीं है, ये किसकी वजह से है, प्रोटॉन की मदद से, सही है। तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेस, इन्हें कैनाल रेस भी कहा जाता है।